मित्रों नमस्कार। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं बरेली के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दीनदयालपुरम अर्थात डीडीपुरम के गंगासील अस्पताल में। और अभिषेक जी को आप देख रहे होंगे, डॉक्टर अभिषेक कटियार बच्चों के बड़े डॉक्टर हैं, नामचीन डॉक्टर हैं। आपके नौनिहालों की समस्या अक्सर रहती है कि साहब उनको बीमारियां घेर रही हैं, बहुत छोटे बच्चे बीमार बहुत हो रहे हैं, उनको डायरिया हो जा रहा है। कुछ लोगों का भ्रम और संशय रहता कि जन्म के तुरंत बाद माता का दूध उन्हें नहीं पिलाना चाहिए, डब्बा बंद दूध, गाय का दूध, ऐसी तमाम तरीके की भ्रम हमारे बीच में रहते हैं। पिलाएं या ना पिलाएं, माता का ही दूध देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, इन तमाम समस्याओं और शंकाओं और सवालों को जानने के लिए हम पहुँचे हैं डॉक्टर अभिषेक कटियार साहब के पास। आइए सुनते हैं उनकी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। अभिषेक कटियार जी हैं और गहन चिकित्सा कक्ष नवजात शिशुओं के हम गंगासील अस्पताल में प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक कटियार नवजात शिशुओं को अपने केंद्र में कैसे देखते हैं वो मैं पूरी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों के बड़े डॉक्टर हैं, विस्तार से हम इनकी बातचीत भी इस कैमरे में, इस वीडियो में सुनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम गहन चिकित्सा कक्ष में लेकर आए हैं। डॉक्टर कटियार किस तरीके से बच्चों का परीक्षण करते हैं, पूरा स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ यहाँ पर रहता है, पूरी तरीके से संक्रमित वातावरण है और विसंक्रमित। देखिए आप देख रहे हैं नवजात शिशुओं को लगातार उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनको देखभाल करते हैं, किस बच्चे की हालत किस समय कैसी है, एक एक बात की जानकारी यहाँ के स्टाफ से लेते रहते हैं टेलीफोन पर भी। और ख़ुद भी जैसे ही खबर मिलती है किसी बच्चे के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, डॉक्टर कटियार तत्काल भाग के पहुंच जाते हैं गहन चिकित्सा कक्ष में। जैसा कि आप देख रहे हो, लगातार शिशुओं को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मशीनों से उनकी मॉनिटरिंग बच्चों की चल रही है। पल पल भर की एक एक सांस की एक एक धड़कन का रिकॉर्ड यहाँ पर मशीनों में रहता है और डॉक्टर कटियार को पूरी जानकारी ओपीडी में बैठे बैठे भी रहती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। डॉक्टर कटियार, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप गहन चिकित्सा कक्ष में हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कौन कौन सी ऐसी मशीनें लगी हैं जो बहुत उल्लेखनीय है, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेंगी शायद? हमारे आईसीयू में वेंटिलेटर्स हैं, सीपैप हैं, वार्मर्स हैं, फोटोथेरेपीज हैं, जो भी क्रिटिकल बच्चों के लिए ज़रूरत होती हैं, वो सभी चीज़ें हमारे एनआईसीयू में उपलब्ध हैं। और हमने बहुत छोटी वजन के बच्चों को भी यहाँ से निकाला है, जैसे 600 ग्राम और 800 ग्राम के बच्चों को। देखिए, प्री मैच्योर बच्चों का भी इलाज यहाँ पर मशीनों पर रखकर करते हैं। फोटोथेरेपी मशीनें भी हैं और भी मशीनें, वार्मर भी हैं, बहुत सारी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। गंगासील सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डीडीपुरम में आप देख रहे होंगे गहन चिकित्सा कक्ष बच्चों का। यहाँ पर नर्सेज स्टाफ के लिए सब इमरजेंसी की ज़रूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। पूरी एनआईसीयू पल पल निगरानी में रहती है डॉक्टर अभिषेक कटियार के। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कटियार। अभी मैं गंगासील में एज अ पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ, मतलब बाल रोग विशेषज्ञ हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे और मीन्स एनआईसीयू, पीआईसीयू और हमारी जितनी भी क्रिटिकल केयर इमरजेंसीज़ होती हैं बच्चों की, 18 साल तक की उम्र तक के बच्चों को मैं वहाँ यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है कि जो बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होता है, बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आप पहले टाइम को देखेंगे, जैसे 90s में देखेंगे, तो एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, मींस 1 साल तक के बच्चों में मरने की संख्या 1000 बच्चे जीने में वो 100 से ऊपर हुआ करता था। पर आज आप टाइम देखेंगे जैसे 2025 या 2026 तक, वो घट के आपका 30 या 25 तक पहुंच गया है, जो कि 100 से ऊपर हुआ करता था। इसके पीछे के कारण आप देखिए कि ऐसा हुआ क्यों है। ऐसे इसलिए हुआ है क्योंकि बच्चों की जो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। इन्फेक्शन जल्दी पकड़ते हैं बच्चों को और जल्दी बच्चे बीमार पड़ते हैं और बच्चों की हालत गंभीर होती है। उससे बचने के लिए जो टीकाकरण का प्रावधान लाया है, मतलब दुनिया ने जो लॉन्च किया है या डिस्कवर किया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे पैसिव इम्यूनाइजेशन भी होता है, पर ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। इसमें क्या है कि हम बच्चों को जो बीमारियां कॉमनली होती हैं बच्चों को, उनको पहले से ही प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि बच्चे उस बीमारी से ग्रसित ना हो, और उसको अगर होते भी हैं तो वो इतने सीवियर ना हो कि बच्चों की जान चली जाए।
गला घोटू, काली खांसी, निमोनिया, ऐसी तमाम तरीके की डायरिया, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्या इनसे बचाव को कोई टीका भी है और है अब लगना चाहिए बच्चों को? डॉक्टर कटियार। देखिए, इससे बचने के लिए टीकाकरण का जो प्रोग्राम्स हैं वो चलते हैं, जो कि टीके बच्चों को जन्म से ही लगना शुरू हो जाते हैं। जन्म से फिर कुछ उम्र के बाद धीरे धीरे करके वो कम होते जाते हैं टीके। ये जो है, इसमें बच्चों को टीके लगाने के प्रोग्राम्स दो होते हैं। एक तो गवर्नमेंट चलाती है, जो बहुत मोस्ट कॉमन जो बीमारी होती हैं बच्चों में, उनको रोकने के लिए। दूसरा, एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स होती है, जो हमारी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो बच्चों वाले डॉक्टर हैं, उनकी एक संस्था है। उसने एक लॉन्च, अपना जो शेड्यूल होता है उसको लॉन्च करती है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल उसको फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली टीके लगते हैं। उसमें कुछ थोड़े ज़्यादा मात्रा में टीके होते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो टीके लगते हैं और जो प्राइवेट में लगते हैं, वो दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं। उनमें दोनों में कीटाणु से लड़ने की क्षमता इक्वल होती है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बस एक्सेप्ट जो चलन है कि पेनलेस और पेनफुल टीकों का। डॉक्टर साहब, टीके कौन कौन से कब किस उम्र में बच्चों को लगवाने चाहिए? हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। जो शेड्यूल है गवर्नमेंट का और जो आईएपी का शेड्यूल है, उसमें जो जन्म के वक्त टीके लगते हैं, उसमें 3 टीके लगते हैं। बीसीजी का टीका होता है, एक हेपेटाइटिस बी का टीका होता है, एक ओपीवी होता है। ओपीवी मीन्स पोलियो, जो कि अब हमारी इंडिया से बहुत हद तक मतलब चला गया है। फिर भी आसपास की जो देश हैं उसमें पोलियो अभी भी है, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए हम अभी भी पोलियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। बीसीजी का टीका टीबी के लिए होता है, जो कि जन्म के तुरंत ही बाद लग जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका जो होता है वो लीवर की बीमारी जो होती है उसके लिए होता है। उसके बाद हम 6ठे हफ्ते पे, फिर 10वें हफ्ते पे, फिर 14वें हफ्ते पे टीका लगाते हैं, जिसमें डीपीटी नाम का टीका आता है, रोटा वायरस वैक्सीन आती है, आईपीवी जो पोलियो का टीका लगने लग गया है प्राइवेट में वो आता है, एक न्यूमोकोकल की वैक्सीन आने लग गई है जो कि बच्चों को निमोनिया से प्रोटेक्ट करती है, डिप्थीरिया जो गला घोट आप बात कर रहे हैं उसका टीका, डिप्थीरिया का टीका आ गया, ये पिट्यूसिस जो खांसी बहुत गंदी होती है उसका टीका है, टी फॉर टिटनेस से बच्चों को बचाने के लिए टीका है, रोटा वायरस वैक्सीन जो कि डायरिया के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है बच्चों में वायरल डायरिया का, उससे वो प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से 9 महीने पे फिर टीका लगता है और फिर 15, 10 ऐसे करके टीके लगते जाते हैं। डॉक्टर साहब, माना जाता कि स्तनपान यानी माता का अगर हमने दुग्धपान बच्चे स्तनपान कराया तो वो भी एक टीका है जाता है, और कब तक स्तनपान माताओं को करवाना चाहिए? डॉक्टर अभिषेक। देखिए, स्तनपान बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। ये एक पैसिव इम्यूनिटी बच्चों को देता है। पैसिव इम्यूनिटी मतलब जो माँ से बच्चों को थ्रू मिल्क के थ्रू बच्चों तक आती है, बहुत सारे कीटाणुओं से वो भी लड़ने की बहुत क्षमता रखता है और बच्चे को पोषण देता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। इनिशियल फ्यू डेज़ में जो अच्छा गाढ़ा दूध जो आता है वो तो अमृत कहा जाता है बच्चे के लिए, पर हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग सोचते हैं कि वो गाढ़ा दूध होता है, बच्चा हजम नहीं कर पाएगा, उसको वो हटा देते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो दूध और ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बच्चों के वजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। दूसरी बात, 6 महीने तक हम बिल्कुल ही कहते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही करना चाहिए, माँ का स्तनपान ही करना चाहिए। उसके बाद अगर माँ कंटिन्यू करना चाहे तो 1 फिर 2 साल तक कंटिन्यू कर सकती है स्तनपान को। बीमारी बच्चों में आजकल ट्रेंड में आ रही, गर्मी के दिन है, डायरिया मतलब उल्टी और दस्त, ये क्या है डॉक्टर साहब बच्चों में? देखिए, बच्चों में डायरिया इस वक्त जो सीज़न है होली के बाद से डायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि रोटा वायरस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है बच्चों में डायरिया का। ये इन्फेक्शन जो बच्चों को होता है, जो आसपास की चीज़ें जो गंदी होती हैं, जैसे खिलौने खेल रहे हैं वो गंदे हो गए हैं, उसके थ्रू मतलब बच्चों के अंदर चला गया है, या बाई चांस बच्चों की जो बॉटल्स हैं उनको सही से सफाई नहीं हो रही है, या बच्चों को किसी ऐसी चीज़ में खाना खा रहे हैं जो सही से साफ़ नहीं है, तो इस बहाने से वो वायरस बच्चों में चला जाता है। और फिर बच्चे यही कंप्लेन लेके आते हैं कि लूज़ मोशन हो रहे हैं, मतलब बच्चों को बहुत पतली लेटिनें आ रही हैं, बच्चा सुस्त पड़ने लग जाता है, बच्चा दूध नहीं पी पाता है, कभी कभी बहुत सिक हो जाता है तो बच्चे की सांस में परेशानियां होने लग जाती हैं। ये सब परेशानियां बच्चों को देखने को मिलती हैं।
इस कंडीशन में एक तो टीकाकरण ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि रोटा वायरस की वैक्सीन ही आती है, ओरली दी जाती है बूंदों के थ्रू, जैसे पोलियो की दी जाती है, वो आप बच्चे को दीजिए। दूसरा, बच्चे को ध्यान रखिए, उसकी हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत निकलने वाले होते हैं। दांत जब निकलते हैं तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो आसपास की हर चीज़ वो मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए बार बार उनको लूज स्टूल होते हैं। लोगों को ये लगता है कि लूज स्टूल उनके दांत निकलने की वजह से हो रहे हैं, पर ये इसलिए होते हैं क्योंकि आसपास की चीज़ें जो हैं वो हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा है, वो चीज़ मुंह में डाल रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन उसकी बॉडी में जा रहा है और बच्चे को लूज स्टूल या खांसी वगैरह भी हो रही है। डॉक्टर साहब, घर में अक्सर देखा गया शाम को मान लो वो लूज मोशन शुरू हुए, रात में 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, ऐसे में घरेलू उपाय क्या, नींबू, चीनी, नमक का पानी, ORS बना के घर में, क्या कारगर है बच्चों के लिए, वो दे सकते हैं क्या? जी, घर में जैसे अगर बाई चांस लूज स्टूल्स होते हैं, उनके भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, मेडिकल टर्म्स में वैसे होता है, पर इनिशियली अगर थोड़ा बहुत लूज स्टूल बच्चे को हो रहा है तो आप ORS का घोल बना के उसको पिला सकते हैं। दूसरी बात, जो चावल का पानी होता है उसको आप पिला सकते हैं, जो कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कुछ और कहना चाहेंगे अंत में? हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने नौनिहालों को बीमारी से बचाने के लिए, डॉक्टर अभिषेक जी। जैसे कि हमने शुरू किया था टीकाकरण से, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि पोलियो टीकाकरण के माध्यम से ही हमारे देश से जा चुका है। ऐसे और भी बीमारियां हैं जो कि हम टीकाकरण से उससे प्रिवेंट हो सकते हैं, मतलब बच सकते हैं। मोस्ट कॉमन आजकल चल रहा है HPV वैक्सीन का, जो कि लड़कियों के लिए है, जो कि सर्वाइकल कैंसर, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसकी वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। प्राइवेट में भी इस वैक्सीन का है, मतलब 9 स्टेंट और 4 स्टेंट, उसको आप उसके बारे में देखिए और अपनी जो भी लड़कियां हैं, बल्कि लड़कों में भी ये वैक्सीन दी जाती है, वो वैक्सीन दिलाइए और उन चीज़ों से प्रिवेंट हो। थैंक यू। हमारे दर्शक आपका मेडिकल सफ़रनामा जानना चाहते हैं, कहाँ से आपने शुरुआत की थी पढ़ाई लिखाई मेडिकल की? मेरी इनिशियली पढ़ाई बरेली से मीन्स मानसतली से स्कूलिंग मेरी हुई है, और इसके बाद अम्बाला से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। दिल्ली में मैं चाचा नेहरू बाल रोग विशेषज्ञ गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर जो अस्पताल है उसमें सीनियर रेजिडेंस था। उसके बाद मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में एज अ सीनियर रेजिडेंट था। उसके बाद मूव किया मैं बरेली में, यहाँ राम मूर्ति में 2 साल में एज अ AP काम किया है, और फिर गंगा सिल में।